आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उर्वशी के तीसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। मैं, ये उर्वशी अपने लिए कह रही हैं मैं, तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम, ये भी सरल है। गोत्र, देखिए गोत्र को आप कुल या वंश कह सकते हैं, कुल या वंश। देखिए है क्या कि जो भारत है एक जाति प्रधान देश है और इस देश में जितनी भी जातियों के लोग रहते हैं उनके अपने अलग अलग गोत्र होते हैं। तो आप अपने घर में बड़ों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि आपका गोत्र क्या है। वैसे हम लोग इसको कुल या वंश कह करके इसकी व्याख्या कर लेंगे। से सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। रहित, देखिए रहित का मतलब होता है किसी भी वस्तु का किसी में न होना या किसी भी चीज़ का किसी में न होना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं अगर ये कहूँ कि मैं क्रोध रहित हूँ यानी मेरे अंदर क्रोध नहीं है। मैं कहूँ कि प्रेम रहित हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है। तो जो रहित शब्द है इसका जो भाव होता है वो चीज़ नहीं है और इसका जो विलोम होता है वो सहित होता है। रहित का उल्टा सहित। पुष्प, देखिए पुष्प कह लीजिए आप और चाहे फूल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्प माने फूल होता है, ठीक है। अंबर में, देखिए अंबर में मतलब आकाश में उड़ती हुई, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मुक्त, देखिए मुक्त का मतलब होता है स्वच्छंद यानी कि जिस पर कोई बंधन ना हो उसको हम मुक्त कहते हैं यानी कि स्वच्छंद। आनंद सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। शिखा का मतलब यहाँ पर ज्वाला से है। वैसे शिखा माने कई अर्थ होते हैं, चोटी भी होती है, लेकिन यहाँ पर शिखा का मतलब ज्वाला है। और जब इन दोनों को एक साथ लेंगे आनंद शिखा तो हो जाएगा आनंद की ज्वाला या आनंद रूपी ज्वाला। इतिवृत्तहीन, देखिए इतिवृत्तहीन का मतलब इतिहास विहीन यानी जिसका कोई इतिहास न हो। सौंदर्य सरल है, इसका मतलब होता है सुंदरता, लेकिन आप सौंदर्य कह के भी व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेतना की तरंग, तीनों शब्द सरल है। वैसे तरंग का एक मतलब धारा है, तो हम लोग एक बार तरंग कह के व्याख्या कर लेंगे और एक बार धारा कह के व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, किन्नर और गंधर्व ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ये भी सरल ही है। देखिए यहाँ लिखा है प्रिय और बगल में संबोधन का चिन्ह है, तो आप इसको कह सकते हैं हे प्रिय। जो उर्वशी हैं वो राजा पुरूरवा को संबोधित करती हुई कह रही हैं, हे प्रिय मैं केवल अप्सरा। तीनों शब्द सरल है। विश्वनर, देखिए विश्वनर का मतलब संसार के प्राणियों या आप कह सकते हैं संसार के मनुष्यों, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अतृप्त का मतलब होता है असंतुष्ट और असंतुष्ट का मतलब होता है जिसकी इच्छाएं पूरी ना हुई हों, जिसकी कोई इच्छा बाकी रह गई हो, तो अतृप्त, ठीक है। देखिए इच्छा सागर मतलब इच्छा रूपी सागर
इच्छा रूपी सागर से सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। समुद्भूत, समुद्भूत का मतलब उत्पन्न हुई, यानी कि उत्पन्न होना, तो उत्पन्न हुई अगर बदलना पड़ेगा तो हम लोग बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समुद्भूत माने उत्पन्न होना होता है, या जन्म लेना भी होता है, आप जन्म लेना भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या करनी है, लेकिन इसकी व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। देखिए, यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के ही लिखेंगे, लेकिन यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित उर्वशी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ उर्वशी के उर्वशी खंड से लिया गया है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी पुरूरवा से अपना परिचय बताते हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे, तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। देखिए, बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो उर्वशी हैं वो राजा पुरूरवा से अपना परिचय बता रही हैं। उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय किस तरह से बता रही हैं, आ जाइए पद्यांश पर और देखते हैं। तो उर्वशी कहती हैं, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प। उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय बताती हुई कहती हैं कि हे राजन, आप आ जाइए पद्यांश पर, हे राजन, मैं नाम और गोत्र से रहित फूल हूँ। इस लाइन की व्याख्या को और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। अर्थात मेरा न तो कोई नाम है, कामा न तो कोई जाति है और न ही मेरा कोई वंश है। मेरा कोई भी परिचय नहीं है। मैं सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों से मुक्त हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देख लेते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय बताती हुई कहती है कि हे राजन, अब आ जाइए लाइन पर, हे राजन, मैं नाम और गोत्र से रहित फूल हूँ। अर्थात मेरा न तो कोई नाम है, न तो कोई जाति है और न ही मेरा कोई वंश है। मेरा कोई भी परिचय नहीं है।
मैं सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों से मुक्त हूँ और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इतिवृत्तहीन। आगे उर्वशी अपना परिचय बताती हुई कहती हैं कि मैं, देखिए हर लाइन में मैं आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आकाश में, अंबर में, आकाश में उड़ती हुई स्वच्छंद, मुक्त स्वच्छंद आनंद की ज्वाला हूँ और मैं इतिहास विहीन हूँ, अर्थात मेरा कोई भी इतिहास नहीं है। फिर से इन दोनों लाइन की व्याख्या देखिए। मैं आकाश में उड़ती हुई स्वच्छंद आनंद की ज्वाला हूँ और मैं इतिहास विहीन हूँ, अर्थात मेरा कोई भी इतिहास नहीं है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे सौंदर्य चेतना की तरंग। आगे उर्वशी कहती हैं मैं सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूँ, अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली, शब्द को याद रखिएगा, उद्वेलित करने वाली एक धारा हूँ। फिर से एक बार देखिए। मैं सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूँ, अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली एक धारा हूँ और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय मैं केवल अप्सरा। आगे उर्वशी कहती हैं कि मैं न तो देवता हूँ, न तो मनुष्य हूँ, न तो किन्नर हूँ और न ही मैं गंधर्व हूँ। हे प्रिय, मैं तो केवल एक अप्सरा हूँ। फिर से दोनों लाइन की व्याख्या देखिए। मैं न तो देवता हूँ, न तो मनुष्य हूँ, न तो किन्नर हूँ और न ही मैं गंधर्व हूँ। हे प्रिय, मैं तो केवल एक अप्सरा हूँ। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। आगे उर्वशी कहती हैं मैं संसार के प्राणियों के अतृप्त इच्छा रूपी सागर से उत्पन्न हुई हूँ, अर्थात मेरी उत्पत्ति, अपने से जोड़ के लिखना है, अर्थात मेरी उत्पत्ति लोगों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही हुई है। फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखिए। मैं संसार के प्राणियों के अतृप्त इच्छा रूपी सागर से उत्पन्न हुई हूँ, अर्थात मेरी उत्पत्ति लोगों की इच्छा पूर्ति करने के लिए ही हुई है। देखिए यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों के माध्यम से इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती हुई कहती हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहती हैं कि मैं नाम और गोत्र से रहित फूल हूँ, अर्थात मेरा न तो कोई नाम है, न तो कोई जाति है और न ही मेरा कोई वंश है, मेरा कोई भी परिचय नहीं है। मैं सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों से मुक्त हूँ और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। मैं, देखिए हर लाइन में मैं आप अपनी तरफ से जोड़ लेंगे, ठीक है। मैं आकाश में उड़ती हुई
स्वच्छंद आनंद की ज्वाला हूँ और मैं इतिहास विहीन हूँ, अर्थात मेरा कोई भी इतिहास नहीं है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मैं सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूँ, अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली एक धारा हूँ। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मैं न तो देवता हूँ, कामा लगाते जाएंगे, न तो देवता हूँ, न तो मनुष्य हूँ, न तो किन्नर हूँ और न ही गंधर्व हूँ। हे प्रिय, मैं तो केवल एक अप्सरा हूँ। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मैं संसार के प्राणियों के अतृप्त इच्छा रूपी सागर से उत्पन्न हुई हूँ। फिर थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा, अर्थात मेरा जन्म इस संसार में लोगों की इच्छा पूर्ति करने के लिए ही हुआ है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद की बात की जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से रूपक और अनुप्रास ये दो अलंकार हैं। ये दोनों अलंकार कहाँ पर हैं? चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर देखते हैं सुर नर किन्नर, तो यहाँ पर देखिए अंत में र आया है, यहाँ पर भी अंत में र आया है और यहाँ पर भी अंत में र आया है। तो आपको पता है जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ देखिए, सागर से समुद्भूत, पहले स आया है, फिर स आया है और फिर स आया है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, पहला अलंकार हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर जो उर्वशी हैं वो स्वयं को पुष्प कह रही हैं, तो पुष्प के रूपक से अपनी तुलना कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर वो आनंद की ज्वाला अपने आप को कह रही हैं। ठीक है, कई जगह उन्होंने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। देखिए, यहाँ सौंदर्य रूपी चेतना की बात है। देखिए, आप व्याख्या करते समय वाक्य चाहे जैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ रूपक अलंकार है वहाँ आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इच्छा सागर का मतलब है इच्छा रूपी सागर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रूपक अलंकार देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रबंधात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है और यदि शब्द शक्ति देखी जाए तो लक्षणा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं ये भी हो सकते हैं, इससे बाहर के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है
कि यदि आपने किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है तो फिर उस पद्यांश पर चाहे जितने प्रश्न पूछे जाएं आप सभी के उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प पंक्ति के माध्यम से उर्वशी क्या कहना चाहती है। तो देखिए मैंने व्याख्या में आपको बताया है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, ये प्रश्न से ही मैंने लिया है, पुष्प पंक्ति के माध्यम से उर्वशी कहना चाहती है कि उनका न तो कोई नाम है और न ही उनकी कोई जाति गोत्र है, अर्थात वह सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों से मुक्त हैं। ठीक है, और इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो देखिए मैंने आपको बताया है, आप उत्तर डाल के लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उर्वशी स्वयं की उत्पत्ति का क्या कारण बताती हैं। तो उत्तर डालेंगे और आप लिखेंगे, उर्वशी स्वयं की उत्पत्ति का कारण सांसारिक प्राणियों की इच्छाओं की असंतृप्ति को बताती हैं और कहती हैं कि वह उन्हें तृप्त करने के लिए ही उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पद्यांश में आए शब्द इतिवृत्तहीन शब्द का क्या आशय है। तो आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उत्तर डाल के लिखेंगे, पद्यांश में आए शब्द इतिवृत्तहीन शब्द के माध्यम से उर्वशी कहती हैं कि उनका कोई इतिहास नहीं है, अर्थात उपर्युक्त शब्द का आशय इतिहास का नहीं होना है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर 2 लाइन ऐसी दिख रही है जिसके नीचे रेखा खींची गई है। तो इन्हीं 2 लाइनों की व्याख्या हम लोगों को करनी है। तो चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या को करते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे, उत्तर डाल के हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने भावों की अभिव्यक्ति करती हुई कहती है कि, अब यहाँ तक मैंने अपने से जोड़ा है, अब आगे लाइन की व्याख्या है, कहती हैं कि हे प्रिय, मैं केवल अप्सरा हूँ, मैं संसार के प्राणियों की अतृप्ति की इच्छा रूपी सागर से उत्पन्न हुई हूँ, अर्थात मेरा जन्म लोगों की अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हुआ है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा।